गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग यूनिट 10 पढ़ रहे हैं और आज हम लोग सूर्य नमस्कार के बारे में जानेंगे। ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार, जो परंपरा आधारित सूर्य नमस्कार है, उनकी उनकी चर्चा हो रही है। परंपरा आधारित सूर्य नमस्कार जिसमें कि 12 स्टेप्स होते हैं। 12 स्टेप्स में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कौन कौन से आसन होते हैं, किस आसन में श्वास अंदर, किस आसन में श्वास बाहर करना है, किस आसन में किस चक्र पर ध्यान लगाना है। पहले वो आसन तस्वीर में हम लोग देख रहे हैं, नमस्कार आसन है, हस्तोत्तान आसन है, पादहस्त आसन है, अश्व संचालन है, पर्वत आसन है, अष्टांग नमस्कार है, भुजंग आसन है, फिर पर्वत आसन है, फिर अश्व संचालन है, फिर पादहस्त आसन है, हस्तोत्तान आसन है और फिर नमस्कार आसन पर आकर के रुक गए। एक चक्र की तरह ये घूमता है। अब इसी में आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इस टेक्नोलॉजी के जमाने में भी जो कुछ नहीं कर पाते वो कहते चलो सूर्य नमस्कार करा दो। तो भगवान सूर्य की आराधना की जाती है, इसे आध्यात्मिक महत्व भी इसका है। भगवान सूर्य के 12 नाम का जाप भी इसमें किया जाता है। जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, उस दौरान भी देवताओं को जब आह्वान करते हैं तो भगवान सूर्य का भी आह्वान उन 12 नामों से होता है। जो कर्मकांड जानने वाले हैं उनको पता होगा। वही 12 आसन, 12 नाम भगवान सूर्य का जो है वो इसमें भी लिया जाता है। फिर बीज मंत्र भी, और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बीज मंत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है। और सूर्य नमस्कार शरीर के पूरी मांसपेशियों को, आगे भी बैंड होता है, पीछे भी बैंड होता है, बैकवर्ड बैंड, फॉरवर्ड बैंड, चारों तरफ से आपकी मांसपेशियों को बेहतर करता है। क्योंकि आप सब योगा टीचर हैं, सबको पता है। एक बार फिर से देखिए, नमस्कार आसन, आसन पोज को बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब से, जो ट्रेडिशनल स्टाइल में चलता है, वहां से लिया हुआ है। उसी को फॉलो करना है एग्जाम के हिसाब से हमें। हस्तोत्तान आसन दूसरा है, पादहस्त आसन तीसरा, अश्व संचालन चौथा, 5वें नंबर पर पर्वत आसन, 6वें पर अष्टांग नमस्कार, 7वें पर भुजंग आसन, 8वें पर पर्वत आसन, 9वें पर अश्व संचालन, 10वें पर पादहस्त आसन, 11वें पर हस्तोत्तान आसन, 12वें पर नमस्कार आसन है। अब इसमें देखते हैं ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है। नमस्कार आसन में रहते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग सर, रखते हैं। तो सेकंड का स्पेलिंग गलत है, रेज की। हाउ कर लेंगे इसमें, ऊपर इसीलिए। ऊपर भी और नीचे भी। अब ठीक हो गया। ठीक है। तो नमस्कार आसन में नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हैं। हस्तोत्तान आसन जाते हैं, श्वास लेते हुए ऊपर जाते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए पादहस्त आसन में आते हैं, एक्सेल करते हैं। अश्व संचालन में इनहेल करते हैं। पर्वत आसन में एक्सेल करते हैं। फिर अष्टांग नमस्कार में नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हैं। लेकिन इसमें कहा गया बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में, जो कि हमने जानबूझ के लाल किया हुआ है, ब्रीद इज हेल्ड आउटसाइड। ये ध्यान रखें, इसको स्पेशल नोट कीजिए। यानी श्वास बाहर निकाल के बाह्य कुंभक लगाने की चर्चा अष्टांग नमस्कार में बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में है। हो गया, एक नई चीज मिल गई आपको, इसको स्पेशल नोट कीजिए। वैसे हम लोग जो करते हैं जनरली उसमें नॉर्मल रखते हैं, ध्यान देने वाली बात है। भुजंग आसन फिर इनहेल करते हैं, पर्वत आसन फिर एक्सेल, अश्व संचालन इनहेल, पादहस्त आसन एक्सेल, हस्तोत्तान आसन इनहेल, नमस्कार आसन एक्सेल करते हुए नमस्कार आसन में आ जाते हैं। इसमें एक ही आपको ध्यान रखना है, जो हम लोगों का ये है अष्टांग नमस्कार, जिसमें कि ब्रीदिंग को आउटसाइड रोक करके नहीं, बाह्य कुंभक लगाने की चर्चा आएगी। क्लियर है? हाँ, मंजू जी कुछ कहेंगे। 12 मंत्र सब लोगों को याद ही है, जिसका हम लोग फॉर्मूला या निमोनिक कहें, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही याद है, मिर्सु भाग पूर्णिमा आशा अभा करके, जिसमें है ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वै नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये आपको सीक्वेंस में याद होना ही चाहिए। और जो बीज मंत्र होता है वो भी अभी मंजू जी बताएंगे। ठीक है? बीज मंत्र जो होता है
वो हर एक मंत्र से पहले लगता है। हर एक मंत्र से पहले एक बीज मंत्र लग जाएगा। बीज मंत्र 6 होते हैं, हर एक से पहले एक लग जाएगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होता है। ऐसे बीज मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, एक तरीका ये भी है बीज मंत्र के इस्तेमाल का। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं, हर आसन में श्वास की प्रक्रिया हम लोगों ने देख लिया। हर आसन के लिए 12 आसन, 12 आपके मंत्र हो गए, और किस चक्र पर प्रभाव पड़ेगा वो देख लेते हैं, फिर बीज मंत्र हम लोग देखेंगे। बीज मंत्र याद करना बहुत आसान है, दिक्कत नहीं है। नमस्कार आसन, ओम मित्राय नमः, नॉर्मल ब्रीदिंग है। अनाहत चक्र पर ध्यान है। अभी जो प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हैं या 9:30 बजे वाली प्रैक्टिकल क्लासेस जो हम लोग करते हैं उसमें चक्र पर ध्यान कराते हैं, तो सभी लोगों को याद हो गया हुआ है। अनाहत चक्र पर नमस्कार आसन में ध्यान आता है। हस्तोत्तान आसन, ओम रवये नमः, विशुद्धि चक्र पर ध्यान होता है। विशुद्धि, हस्तोत्तान ऊपर उठा दिया, ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहे हैं, विशुद्धि चक्र पर ध्यान जाता है। पादहस्त आसन में जब नीचे आए हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान जा रहा है। कहाँ है सजगता, कहाँ रखनी है, स्वाधिष्ठान चक्र पर। अश्व संचालन में आज्ञा चक्र पर रखना है, अजना चक्र बोलो या आज्ञा चक्र बोलो, आज्ञा चक्र पर अश्व संचालन में रखनी है। फिर पर्वत आसन में चले गए, पर्वत आसन में विशुद्धि चक्र पर ध्यान रखना, विशुद्धि पर। अष्टांग नमस्कार में आए, मणिपुर चक्र पर रखना है, अष्टांग नमस्कार मणिपुर चक्र। भुजंगासन, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, भुजंगासन आए, स्वाधिष्ठान। तो अभी तक स्वाधिष्ठान कहाँ आया, पादहस्त में और भुजंग में। पादहस्त और भुजंग में आया, ध्यान रखिएगा, पादहस्त और भुजंग, पादहस्त और भुजंग स्वाधिष्ठान चक्र आया हुआ है। पर्वतासन, फिर विशुद्धि चक्र। अश्व संचालन, आज्ञा चक्र फिर से, पादहस्त आसन फिर से स्वाधिष्ठान चक्र। हस्तोत्तान चले गए, विशुद्धि। और नमस्कार आसन में आ गए तो अनाहत चक्र, या प्रणाम आसन में या नमस्कार आसन में अनाहत चक्र। याद हो गया या इसमें कुछ और देखने की जरूरत है, बताइए। याद हो गया या कुछ देखने की जरूरत है? कम से कम कुछ दिन आ ही जाओ आप लोग भी क्लास में 7:30 में। अरे मत देना कुछ दक्षिणा, और क्या है, मैं तो उसमें लिखा ही हुआ है, प्रसन्नता अनुसार, प्रसन्नता अनुसार में आपकी इच्छा जो है। क्लास होती है। प्रसन्नता है कि नहीं देना है, कोई बात नहीं, तो भी चलेगा। क्लास आप, होती है। अरे आपकी क्लास होती है, बाकी लोगों की, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, 35 लोग हैं, नहीं आते हैं, 20-25 लोग आते हैं बस। आइए, तो ये आसन है, हम लोगों ने चक्र भी देख लिया है। और अब हम लोग देख लेते हैं, इसको हटाते हैं, तो बिहार स्कूल ऑफ लॉ की किताब से लिखा है हमने। अब बीज मंत्र पर आते हैं हम, बीज मंत्र पर। हाँ देख, ये क्वेश्चन गलत हुआ था पिछली बार। और सर फोटो में पर्वतासन 2 बार है तो चलेगा? हाँ पर्वतासन 2 बार चलेगा, 2 बार चलेगा, वापसी में नहीं, ट्रेडिशनल शुरुआत। में पर्वतासन 2 बार ही है। ट्रेडिशनल में ठीक, पर्वतासन 2 बार इसमें ही बताया है। वैसे जो है बहुत सारे लोग पहले बार में मैं सेतु आसन कराते हैं, मैं समझ गया, वो फुल प्लैंक वाली स्थिति में कराते हैं, दूसरे में पर्वतासन, इसमें हम ऐसे ही देखेंगे। नहीं आप कह रहे हो तो मैंने सूर्य नमस्कार के अलग से बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब खरीदी है, मैंने उसी से बनाया है, दोबारा निकालूं क्या? हाँ 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 हाँ, सूर्य नमस्कार, कोई नहीं सर, आपने सही करा होगा, रहने दो। पूरा अलग से सिर्फ सूर्य नमस्कार की ही किताब है, उसी से मैंने निकाला, अब अभी कहाँ रख दिया हुआ है। ठीक है, यही करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बीज मंत्र पर आते हैं। बीज मंत्र बहुत आसान है याद करना, बहुत ही आसान है, 6 ही बीज मंत्र हैं। और इसको मंजू जी बताएंगे कैसे याद करना है, मंजू जी बताइए तो। सर जो स्वर है अपने, जैसे ए आ, तो उसका एक एक जो पहले वाला है उसको छोड़ के जो बड़ा है उसको लिया जा रहा है इसमें पूरा। जैसे ए के बाद में आ आता है, हाँ, और फिर छोटी ई से बड़ी ई, फिर छोटे ऊ को छोड़ा और बड़ा ऊ लिया, फिर छोटा ए को छोड़ के बड़ा आई लिया, छोटा ओ को छोड़कर बड़ा औ लिया, और अंग से अंगूर छोड़ के बड़ा वाला एह ले लिया इसमें। देखो अब बड़ा आप वाह। कह रहे अच्छा। हैं आ हाँ, ई ई उ ऊ उ ए ए ओ ओ औ अंग अंग अह। अह। अब इसमें 12। लेना क्या है,
एक पहला छोड़ देंगे, उसके बाद लेते जाएंगे और एक एक छोड़ते जाएंगे। सभी ये बड़े ले स्वर लिया, ले लेंगे। ये ले लिया, ये ले पिछली लिया, बार कहाँ गए थे आप? ये ले लिया, कसम से पिछली बार कहाँ गए थे आप? ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, ये याद करने का, ये निमोनिक। इस बार ठीक है, नहीं होएगा। कोई बात नहीं, अगली बार हो जाए, जब हो जाए। अब ये हो गया ना, ये अभी हमेशा के लिए हो गया आपका। तो अब ह्राम से करना है। ओम ह्राम, ओम ह्रीम, ओम ह्रूम, ओम ह्रैम, ओम ह्रौम, ओम ह्रः। देखिए यहाँ, पढ़िए वहां। हो गया? जैसे भृगु का क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं, आ भी सकता है, घुमा के आ सकता है। भृगु की जगह पर दूसरा नाम देख लीजिए, क्या पता आए। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको हम निमोनिक में याद रख सकते हैं। पूछ तो लेगा अभी सर पांचवा मंत्र कौन सा है या तीसरा मंत्र कौन सा है। हाँ, पिछली गाड़ी का सीक्वेंस था। कम से कम मेरी वर्णमाला पूछ तो याद कर लेंगे, स्वर तो। जी सर। ठीक है, ये हो गया। एमटी सर की क्लास सुनता है, नहीं देगा। अब इसमें क्या करना है, हर एक के बाद एक बीज मंत्र लिया जाता है। जैसे ओम ह्राम उसके बाद ओम मित्राय नमः, ऐसे ऐसे लिया था। फिर एक किया, फिर एक बीज मंत्र लिया, दूसरे के साथ जोड़ दिया, तीसरे के साथ जोड़ दिया, 6 हुआ, 6 के बाद फिर ये रिपीट हो जाएगा। ऐसे बीज मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में कहा गया है इसके इस्तेमाल के लिए, हर राउंड में पहले एक बीज मंत्र और फिर सूर्य नमस्कार के एक बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक है, कई योग संस्थानों में ऐसा कराते हैं। हाँ, बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में क्या कहा गया है, हर राउंड में 4 बार बीज मंत्र का जाप होगा। तो 4 बार का मतलब क्या है, राउंड हो गया 24 का, तो 6 चौके 24 उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24, 12 दुनाई 24 हो गया ना। राइट साइड से किए 12, राइट साइड से किए 12, 24 बार आसन हो गया आपका। हर बार एक एक बीज मंत्र हो गया, तो हो गया आपका 6 चौके सर 24। समझा नहीं मुझे। सर ये समझा नहीं, मतलब 12 राउंड से पहले एक बार मंत्र करना है या कैसे? एक बार एक्सप्लेन करिए फिर पहले से। मुझे भी ये नहीं पता था, जब मैंने किया इसको कई विद्वान लोगों के साथ, तो उन्होंने जो कराया वो ऐसे ही कराते हैं। जैसे मान लीजिए आप नमस्कार आसन में आए, तो एक बीज मंत्र पर आते हैं। नमस्कार आसन में आए, ओम ह्राम ओम मित्राय नमः, हो गया। फिर ऊपर ओम ह्रीम ओम रवये नमः। फिर उसके बाद नीचे आए, ओम ह्रूम, ओम ह्रूम है ना, ओम ह्रूम ओम सूर्याय नमः। ऐसे हर आसन में एक बीज मंत्र करना है। हर आसन में अच्छा, एक जब आप, खत्म हो जाएंगे तो फिर से वापस स्टार्ट करना है। जब ये 6 6 खत्म हो आसन गया, 7वें में 7वां जो आसन है, 7वें नंबर पर जो सूर्य नमस्कार का मंत्र है, पहला। कौन सा? हाँ, एक सेकंड, 2 3 4 5 6 7, 7वें पे ओम आपने हिरण्य गर्भाय है। तो फिर ओम ये ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः सर, ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः। बहुत बढ़िया हाँ तो बात फिर है। से ओम जब ह्राम, 6 कंप्लीट हो जाएंगे तो 6 में वापस हराम ह्रीम ह्रूम रैम ह्रॉम, हाँ, तो फिर 2 से साइकिल उसमें, हो गए। फिर से उसमें राइट repeat। राइट। जी ठीक है, जी समझ गया। थैंक और यू। ये तो एक सिंपल सा उपाय है, लेकिन कई लोग इसको मान लो कि अलग तरीके से भी कराते हैं। वो क्या करते हैं, एक ही बार एक मंत्र का जाप किया, ओम राम ओम मित्राय नमः, और पूरा सूर्य नमस्कार का एक राउंड कर दिया। मतलब एक राउंड मतलब आधा राउंड एक साइड से कर दिया, फिर एक ही मंत्र किया। तो वो जब पूरा नहीं करते हैं, उसके बाद वो बाद में सारे मंत्रों को जाप कर लेते हैं फिर उसके साथ में। तो खैर वो छोड़िए, जो सिंपल तरीका है वो हमने बताया, ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या फायदा होता है, सभी चक्रों पर पूरा प्रभाव पड़ता है, शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहता है, कमर दर्द की शिकायत नहीं होती है, ना सर्वाइकल से संबंधित शिकायत होगी। जिनको है उनके लिए फिर तो सावधान रहना है। ना मोटापा बढ़ेगा, स्पाइन से संबंधित रोग नहीं होगा, मांसपेशियों की ताकत बढ़ेगी, शरीर का संतुलन बेहतर होता है। और बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में अलग से कहा गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, यूरिनरी सिस्टम अच्छा होता है, स्किन का ग्लो बढ़ता है, नर्वस सिस्टम पर
अच्छा असर डालता है, एंडोक्राइन सिस्टम पर अच्छा असर डालता है। कुछ छूट गया तो भी जोड़ दीजिए, इतना जोड़ ही दिया हुआ है। सवाल है किनको नहीं करना चाहिए सूर्य नमस्कार, तो हर्निया के जो पेशेंट है उनको नहीं करना चाहिए, हाई बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, हृदय रोग है अन्य कोई नहीं करना चाहिए, कमर दर्द है तो चिकित्सक की सलाह लेकर के मॉडिफाइड सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, उसमें आगे झुकने वाला फॉरवर्ड बेंडिंग वाले को मनाही करके। बीमार व्यक्ति है तो मत कीजिए, मासिक धर्म के दौरान नहीं करना है, प्रसव के 40 दिनों के बाद सूर्य नमस्कार आरंभ कर सकते हैं, प्रसव के 40 दिनों के बाद सूर्य नमस्कार आरंभ कर सकते हैं। और भी कहा गया कब नहीं करना है, तो ज्वर की स्थिति, बुखार है मत कीजिए, अधिक सूजन है कहीं शरीर में मत कीजिए, फोड़ा वगैरह हो गया है नहीं करना चाहिए, शरीर पर कई बार गर्मी की वजह से लाल चकत्ते हो जाते हैं नहीं करना चाहिए, तब भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। सूर्य की आराधना का क्या महत्व है, तो छांदोग्य उपनिषद में प्रथम अध्याय तृतीय खंड में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सूर्य के उदित होने से अंधकार और भय का नाश होता है। पूरे ब्रह्मांड को उसी भगवान सूर्य से ऊर्जा मिलती है, और वही अग्नि जो सूर्य में है वही अग्नि हम लोगों के अंदर भी है। और सूर्य की उपासना से इनको कहा गया है, प्राण और रई से जोड़ा गया, तो प्राण कहा गया है सूर्य को, तो अज्ञान रूपी अंधकार भी दूर होता है, आध्यात्मिक महत्व हो गया। उसी सूर्य का अंश प्राण है, और वो प्राण हमारे अंदर भी है, वही प्राण बाहर भी है, सूर्य में भी है, दोनों समान है। अंदर भी गर्मी है, सूर्य भी उष्ण है, प्राण भी उष्ण है, तो वही चीज जो सूर्य में है वही हमारे अंदर भी है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि हठियों के ग्रंथों में सूर्य नमस्कार का जिक्र नहीं है, अभी तक हम लोगों ने जितने हठियों के ग्रंथ पढ़े हैं उसमें तो एटलीस्ट नहीं है, ये ध्यान रखें। ये परंपरा से आया हुआ है, चलता जा रहा है। जैसे हम लोग कपालभाति का अभ्यास जो करते हैं सामान्य में, वो हठियों के ग्रंथों में अभी तक जितना 8 हठियों के ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ा उसमें कहीं नहीं मिलता है, वो विधि नहीं मिलती कहीं भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कपालभाति का अभ्यास गलत है, वो परंपरा से चला आ रहा है, हम लोग करते जा रहे हैं। ठीक है, सवाल है कई बार पूछा गया, वो सवाल हम बाद में भी देखेंगे। एक सवाल यहाँ देख लीजिए, सूची 1 2 का मिलान करना है। पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार किस चक्र से किसका संबंध है? उम्मीद है आप इसको सही कर लेंगे। पादहस्तासन कौन सा होगा? फोर्थ स्वादिष्टान चक्र। आज्ञा चक्र। आसन सावन जी, सावन जी ने बोला। सावन जी आप तो 2 दिन क्लास कर चुके हो सूर्य नमस्कार का, 2 दिन नहीं में। पर्वतासन में, पर्वतासन, शुद्धि चक्र, विशुद्धि। अष्टांग नमस्कार में मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। क्लियर है सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं? आइए अब हम लोग बहुत कॉमन फैक्टर पर आते हैं। जो कॉमन टॉपिक हमारा है आसन, जिसमें खड़े होकर करने वाले आसन, बैठ के, पीठ के बल, पेट के बल आसनों का सीरीज दिया हुआ है। खड़े होकर करने वाले आसन बताए गए हैं, अर्धकटी चक्रासन, पादहस्त आसन, अर्ध चक्रासन, त्रिकोण आसन, परिवृत्त त्रिकोण आसन, पार्श्व कोण आसन, वीरासन। इतना करना है हमें पहले, उसके बाद बाकी आसन आगे और बढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन 2 तरीके से किया जाता है, अलग अलग जगहों पर इसका जिक्र आता है। एक तो होता है सम स्थिति में खड़े हो जाए, दोनों पाँव में 2 इंच का गैप रखें। देखिए अब इसमें जो हमने लिया हुआ है, जो चीजें लिखी हुई है, वो 2 जगहों से लिया हुआ है। एक बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब से लिया हुआ है, और एक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की जो किताब है उससे लिया हुआ है। इसलिए दोनों को रखा है क्योंकि मोरारजी देसाई वाला जो है वो तो सीधे भारत सरकार से जुड़ा हुआ मसला है, तो एनटीए में अगर हम चैलेंज करते तो यहाँ इसको मान्यता मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। दोनों हाथ श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए कमर को पीछे, ऐसा लिखा हुआ है, श्वास छोड़ते हुए पीछे झुकाएंगे। जनरली हम पीछे जाते हैं, श्वास लेते हुए जाते हैं। कहा गया श्वास लेते हुए हाथ उठाएंगे, छोड़ते हुए पीछे झुक गए, साथ साथ हाथ भी पीछे झुकेगा, और फिर वहां होल्ड करेंगे तो सामान्य श्वास प्रश्वास कर देंगे। अपनी क्षमता अनुसार रुकना है। जनरली इसमें इसमें मोरारजी देसाई योग संस्थान की किताब में प्रोटोकॉल वाले में 10 से 30 सेकंड तक कहा गया है, रुके, अपनी क्षमता इसमें जितना है। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर सीधा कर ले, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस कर।
जैसे गए थे वैसे ही वापस आए। तरीका जो है, दूसरा तरीका इस तरह से किया जाता है, ये अर्ध कटी चक्रासन का दूसरा तरीका ये, ठीक है। दूसरे तरीके में समस्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों पाँव में 2 इंच का गैप है। सबसे पहले श्वास लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और फिर कान से लगाएंगे और श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ का पोजीशन ये रहेगा कान की तरफ, दाहिनी तरफ झुकेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य रखेंगे भी करते हैं, उसमें 10 से 30 सेकंड रुकेंगे, फिर श्वास लेते हुए कमर सीधा कर लें और फिर ऊपर आ जाए, श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को नीचे कर लें। यही क्रिया दूसरी तरफ से भी करेंगे। विभाजी भारती जी बताए, विभाजी पहले बताए फिर भारती जी का माइक ऑन। सर विभाजी सर अर्धकटी चक्रासन का जो पहला वाला प्रोसेस है ना, उसका भी पिक्चर लगा दीजिए अगर हो पाए तो। अच्छा ठीक है, मैं लगा दूंगा, अभी तो एक का लगा पाया हूं, ठीक है। ओके थैंक यू। हो गया, दोनों आराम से। लाभ में कहा गया रीढ़ की जो नाड़ियां है वो, उसमें लाभ मिलता है रीढ़ की नाड़ियों में। मांसपेशियां भी रीढ़ की मजबूत होती हैं। कमर के पास का फैट कम होता है, कहते हैं टायर बढ़ गया होगा कमर का, दोनों साइड वाला वो फैट कम होगा। कब्ज की शिकायत भी दूर होती है। और कहा गया है हार्ट पेशेंट को नहीं करना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो चिकित्सक की सलाह लेकर करना चाहिए, स्थिति क्या है, कैसी है, कितना है हार्ट से संबंधित समस्या, तब आप कर सकते हैं। दूसरा आते हैं पादहस्त आसन में। पादहस्त आसन हम लोग सूर्य नमस्कार का जो दूसरा आसन है वो जानते ही हैं, तो उसमें हम व्याख्या मुझे लगता है करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ 2 इंच का गैप रखें, श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाए, श्वास छोड़ते हुए कमर से सामने की ओर झुकेंगे, दोनों हाथ को पाँव के बगल में रख दें, जितना संभव हो कमर को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करनी। कमर को नीचे खींचने की कोशिश का मतलब स्पाइन को लेंथनिंग करनी। श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हुए 30 सेकंड तक रोकना है, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ सामान्य श्वास, अच्छा ठीक है, श्वास रोकना है 10 से 30 सेकंड। फिर कहा गया उसी तरीके से धीरे धीरे जैसे गए थे उसी तरीके से हाथ को ऊपर ले आएंगे, श्वास छोड़ते हुए सम स्थिति में आ जाए, पादहस्त आसन। क्लियर। इसमें थोड़ा सा हाथ को और पीछे लेके अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी सबकी होती है, हाथ को रखना चाहिए, ठीक है। आइए, लाभ क्या होता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, मासिक धर्म से संबंधित समस्या में भी लाभदायक होता है। हृदय रोगी को नहीं करना चाहिए, सावधानी। जिनको स्लिप डिस्क है, कमर दर्द जिनको बढ़ा हुआ है, उनको नहीं करना चाहिए। उदर शोथ है, उदर शोथ मतलब पेट में अगर कोई सूजन है तो भी उनको नहीं करना है। हर्निया की समस्या है, हर्निया में जनरली कहा जाता है करना है, लेकिन यहाँ की पुस्तक में लिखा है कि हर्निया में भी नहीं करना। वैसे हर्निया में कहा जाता है बाहर जिसमें पेट स्ट्रेच हो नहीं करना है, और पेट संकुचित हो रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हर्निया में भी कहा गया है नहीं करना है। हो सकता है ये तब की बात हो जब हर्निया भाई आपको हो गया हुआ है, तो अब वो उसमें खिंचाव और ना आए, तो शायद इसलिए। अल्सर मायोपिया में भी कहा गया है ना करें। चक्कर आ रहा है, कोई ऐसी रोग है तो ना करें। ग्लूकोमा है तो भी ना करें। काला मोतिया है तो भी नहीं करना है पादहस्त आसन, ठीक है। अब हम आते हैं अर्ध चक्रासन में। अर्ध चक्रासन, हाफ व्हील पोज। अर्ध चक्रासन के लिए ये स्थिति बताया जाता है। अर्ध चक्रासन, दोनों पांव सम स्थिति, 2 इंच का अंतर, कमर को दोनों हाथों, कमर से दोनों हाथ को सपोर्ट देंगे, अंगूठा अंदर की तरफ, बाकी उंगलियां आगे की तरफ, ये एक निर्देश दिया हुआ है। दोनों हाथ इस तरह रखें कि दोनों कोहनी पीछे समानांतर हो जाए, पीछे कोहनी पैरेलल हो जाए। श्वास लेते हुए पहले सिर पीछे ले जाए, फिर श्वास छोड़ते हुए कमर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, ये एक चीज लिखा हुआ है। फिर श्वास नॉर्मल करते हुए 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे सामान्य श्वास प्रश्वास में, फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे सम स्थिति में वापस आए, और गर्दन का है श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए कमर सीधा किया, श्वास छोड़ते हुए गर्दन सीधा किया, सम स्थिति में आ गए, हाथ नीचे करेंगे। लाभ में कहा गया है, कौन सा कर रहे थे, अर्ध चक्रासन। लाभ है मेरुदंड लचीला होता है, मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में लाभदायक है क्योंकि पीछे जा रहे हैं, लेकिन चक्कर आता है तो अभ्यास ना करें, आप गिर सकते हैं, ध्यान रखिए।
गिरने का डर बना रहता है। देव जी एक बार गिर चुके हैं और भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और वो गिर गिर के मिर्गी जैसा हुआ है। हाँ तो वो 11-12 दिनों तक दर्द नहीं गया था, मैं खुद गिर गया था। खुद गिर। कई लोग योगा टीचर जिनका अभ्यास अच्छा होता है ना, उनको लगता है थोड़ा और कर ले, उनको लगता है हमें क्या होगा। तो थोड़ा सा जो योग शिक्षक हम सारे लोग हैं यहाँ पर, हमें तो ज्यादा ही सावधानी बरतनी चाहिए, हमें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखें, करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे कोई साथ में हो तो अच्छा रहता है। त्रिकोण आसन पर आते हैं। त्रिकोण आसन में कहा गया सम स्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों पांव के बीच में बिहारी स्कूल ऑफ योग की किताब में कहा गया 1 मीटर का गैप रखें, जैसे कि करीब 3.5 फीट जनरली कहा जाता है, 3 फीट का गैप रखें। कई जगहों पर कहा जाता है 4 फीट का गैप रखें, और कई जगहों पर कहा जाता है अपने शरीर की लंबाई के हिसाब से जिसमें आप एडजस्टेबल होने लायक है 3 से 4 फीट के बीच का गैप रखें, ऐसा भी कहा जाता है। इसमें 1 मीटर कहा गया है। दाहिने पंजे को दाहिनी तरफ घुमाएंगे, मैं कराता हूं तो इसमें इसी तरीके से कराता हूं। दोनों भुजाओं को बगल में फैलाएंगे, टी पोजीशन में ले आएंगे ताकि वो एक सीध में हो जाए। अब दाहिनी ओर हाथ को दाहिनी तरफ, जो पंजा जिधर आपने फैलाया हुआ है उसी तरफ हम झुकेंगे। बाई हथेली को ऊपर कर दें सीलिंग की तरफ। कई लोग बाई हथेली ऊपर ना करके कान से भी लगाते हैं, शुरुआती अवस्था में सीलिंग की तरफ ही करना, ऊपर ही उठा करके रखें। बाएं हाथ की हथेलियों को, जो हाथ ऊपर है उसको देखना है, सिंपल सी बात। अपनी क्षमतानुसार 10 से लेकर 30 सेकंड तक रुके, फिर जैसे गए थे वैसे ही वापस करेंगे, फिर दूसरी तरफ से करेंगे। तो ये है त्रिकोणासन। ठीक है, त्रिकोणासन। आइए, त्रिकोणासन के बाद अगला है परिवृत्त त्रिकोणासन। परिवृत्त में यही हाथ बदल जाता है, घूम जाता है। अगर राइट है फुट राइट साइड में, तो उधर दूसरा हाथ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड आ जाएगा। ऑपोजिट आ गया। क्या अपोजिट हो जाएगा, बहुत सुंदर। अब इसमें बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में जो लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर उसका एक मेंशन किया हुआ है। हाथ ऊपर उठाते समय, टी पोजीशन करते समय श्वास लेंगे, नीचे झुकते समय श्वास छोड़ेंगे, फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड श्वास रोकेंगे, ऊपर आने के समय श्वास ले लेंगे। ये तब है जब हम थोड़ी देर ही रुकेंगे, 2-4 सेकंड ही रुके, लेकिन ज्यादा देर तक रुकेंगे तो श्वास को नॉर्मल करते हैं। ये योग का जो है एक सिद्धांत होता है, अगर हम ज्यादा समय रुकते हैं तो श्वास को नॉर्मल कर लेते हैं, जनरली है, विशेष परिस्थिति में नहीं। लाभ क्या है? त्रिकोणासन मेरुदंड को लचीला बनाता है, पिंडली, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर के दोनों बगल की मांसपेशियों और कमर को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, पाचन में सुधार लाता है। खाना ना पचता हो तो जरूर कीजिए, और थोड़ी देर रुक के कीजिए, रुकिए, आसन में होल्ड कीजिए, देखिए कैसे खाना पचता है, कैसे कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। आंतों में क्रमाकुंचन गति को सक्रिय करता है तो कब्ज दूर होता है। क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति वो है जिससे भोजन आपके आंतों में आगे को धकेला जाता है, बढ़ाया जाता है। पेल्विक एरिया जो है, पेल्विस यानी श्रोणी प्रदेश को सुदृढ़ बनाता है, जो जेनेटिक ऑर्गन्स हैं उसको भी पुष्ट करता है, कमर के आसपास की चर्बी को हटाता है, यानी कमरा को कमर बनाता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है, क्योंकि हाथ ऊपर कर रहे हैं तो चेस्ट पे भी, और हाथ ऊपर करके हाथ नहीं एक लाइन में करने की कोशिश करते, अप करते हैं, चेस्ट अप करते हैं तो फेफड़े पर भी असर पड़ता है, फेफड़े की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। परिवृत्त त्रिकोणासन, तस्वीर देख लीजिए, उल्टा हो गया, और ये पार्श्व कोण है, ये परिवृत्त इधर वाला है, रेड टी शर्ट वाला परिवृत्त कर रहा है, फिर पार्श्व कोण उसके बाद है, तो एक ही तस्वीर में दे दिया है। परिवृत्त में भी वही है, समस्थिति में आ जाए, दोनों पाँव में करीब 3 से 4 फीट का गैप रखें, दोनों हाथों को टी पोजीशन में लाएं, दाहिने पाँव के पंजे को दाहिनी तरफ घुमा दें। अब बाएं हाथ को दाहिने पाँव के पास जमीन पर रख देंगे, दाहिने हाथ को ऊपर उठा लेंगे, सीलिंग की तरफ कर दें, और दाहिना हाथ जो हाथ ऊपर है उसको देखेंगे और चेस्ट ओपन होगा। इस क्रिया को भी दूसरी तरफ से फिर इसको दोहराएंगे। लाभ तकरीबन उससे मिलता जुलता लाभ है, और कुछ है, शरीर, कमर, पाँव की मांसपेशियों को मजबूत करता है। कमर दर्द के लिए, साइटिका वगैरह के लिए, जिनको कमर दर्द, स्लिप डिस्क है, उनके लिए जब वो मैनेजेबल है और डॉक्टर ने बोला कि नहीं आसन करना है, तो उनको ये आसन कराइए, बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा। कमर के पास की वसा को कम करता है, नर्वस सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखता है,
पाचन को ठीक करता है, पेल्विस एरिया को मजबूत बनाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्वस्थ बनाता है। पार्श्व कोणासन तस्वीर देख लीजिए, इसमें घुटना मुड़ गया हुआ है। त्रिकोण और परिवृत्त त्रिकोण में घुटना मुड़ता नहीं है, लेकिन पार्श्व कोण में घुटना मुड़ा हुआ है। देखिए सेम साइड में हमने हाथ रखा है, इन्होंने हाथ का जो है ये रखा हुआ है, उंगली रखा हुआ है, पूरा हाथ हथेली रख देना है तो पेल्विक एरिया और नीचे आ जाएगा। शुरुआती पोजीशन में नहीं होता तो ऐसे रख लेते हैं, और भी कुछ सपोर्ट लेकर के भी करते हैं। खैर शुरुआती स्थिति को रहने देते हैं। पार्श्व कोणासन आपने तस्वीर देख ही लिया, स्थिति वही है, बस घुटना राइट घुटना मोड़ना है, लेफ्ट साइड में गए तो लेफ्ट घुटना मोड़ना है, ये ध्यान रखेंगे। एक और ध्यान रखेंगे, पाँव की स्थिति को, ये जो मान लीजिए राइट फुट राइट साइड में है तो लेफ्ट फुट का पोजीशन ठीक रखेंगे। त्रिकोण आसन में खास करके यहाँ पर कौन से, हाँ सॉरी, परिवृत्त त्रिकोण आसन में जो है राइट फुट अगर आगे है तो राइट फुट राइट साइड में है तो लेफ्ट फुट का पोजीशन क्या होगा, हील अप नहीं होगा, हील अप नहीं होगा, थोड़ा सा 45 डिग्री घूम जाएगा। पूरा फुट जो है, पूरा पाम, पूरा वो तलवा जो है वो जमीन पे ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। 45 डिग्री थोड़ा घूम जाएगा, ये करके देखिए बहुत आनंद आएगा। आइए, वैसे जब थेरेपी के हिसाब से कराते हैं थोड़ा अलग भी कराते हैं। ऋषिकेश में हम लोगों को ये थोड़ा अलग तरीके से कराते थे, परिवृत्त पार्श्व कोणासन। तो उसमें मैंने बोला मुझे कमर की दर्द की समस्या रही तो और हार्ड वाला करा दिया उसको, और थोड़ा सा वेरिएशन चेंज करके करा दिया है। लाभ में कहा गया है, कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्श्व कोणासन के लाभ में कहा गया है एंकल घुटना जंघा के लिए लाभदायक है, काफ मसल्स की कमजोरी को दूर करता है, जंघाओं की मांसपेशियों को मजबूत करता है, छाती की मांसपेशियों को विकसित करता है, सियाटिक नर्व्स की समस्या रही है, सियाटिक और अर्थराइटिस के दर्द में ये आराम दिलाता है, हृदय की पेशियां भी मजबूत होती है इससे, पाचन क्रिया में सुधार होता है, मिलता जुलता है ये तीनों अभ्यास का, कमर और कूल्हों की चर्बी कम करने में मदद करता है। अब आते हैं वीरासन। वीरासन एक ऐसा आसन है, इसको लेकर के बड़ी स्थिति गंभीर हो जाती है। एक तो ये बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब से तस्वीर मैंने ली है, एक तो ये है, एक वीरासन ग्रंथ में बताया हुआ है, हठ प्रदीपिका में वीरासन ऐसे बताया हुआ है जो मेरी तस्वीर लगी हुई है। एक वीरासन वज्रासन वाली स्थिति को भी वीरासन कहते हैं, इसको अष्टांग विन्यास में और इसमें आयंगर में, दोनों में इसको वीरासन कहते हैं। ये तीन तरीके से वीरासन किया जाता है। तो हम पहले बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब को देख ही लीजिए। तो वज्रासन में बैठ जाए, पहला तरीका दाहिने घुटने को ऊपर उठाएंगे, दाहिने पंजे को बाएं घुटने के पास रखेंगे और दाहिनी कोहनी को दाहिने घुटने पर रख देंगे, ठुड्डी को दाहिने हाथ की हथेली पर रख देंगे, बाएं हथेली को बाएं घुटने पर रख देंगे। इसी को फिर दाहिने तरफ से करेंगे। हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है, एकम पादम एकस्मिन विन्यसेत उरुणि स्थिरम इतर अस्मिन तथा च उरुम वीरासनम विपरीतम। एक पांव को दूसरी जंघा पर, दूसरे पांव को अन्य जंघा के नीचे रख देंगे, यही वीरासन है, ऐसे कहा गया है वीरासन। ठीक है। अन्य परंपरा में जो वीरासन किया जाता है, जो चर्चा हो रही थी, उसमें वज्रासन वाली स्थिति में बैठ गए और कई लोग कहते हैं पांव को थोड़ा बाहर खोल देंगे, पांव बाहर खोल देंगे वज्रासन में, वो हो गया आपका वीरासन वाली स्थिति। कई लोग कहते हैं पांव नहीं भी खोलेंगे, ऐसे वज्रासन वाली स्थिति में हो गए, दोनों हाथ घुटनों पर है, यही वीरासन है। ऐसा कराया जाता है अभ्यास में। अब सवाल यह है कि ये जो वीरासन दिया हुआ है हमारे सिलेबस में कहाँ दिया हुआ है, खड़े होकर करने वाले आसन के दौरान दिया हुआ है। ठीक है। जब खड़े होकर आसन करने वाले के दौरान दिया हुआ है तो कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं कि वॉरियर पोज से लिया गया, ये भी हो सकता है, क्योंकि पोजीशन तो खड़े होकर है लेकिन पोजीशन तो तीनों में ही खड़े होकर नहीं है, तीनों में ही नहीं है। इसलिए मैंने ये नोट लिखा हुआ, मेरे मन में ये शंका उत्पन्न हुई, अगर ये वीरासन वॉरियर पोज के लिए कहा गया, वीरभद्र आसन के लिए कहा गया, तो वीरभद्र आसन हर जगह तीन तरीके से ही किया जाता है, हर जगह हर परंपरा में वही तीन है, वॉरियर पोज 1, वॉरियर पोज 2, वॉरियर पोज 3। वो तीनों वॉरियर पोज हम प्रैक्टिकल क्लास में आप लोगों को जो करते हैं उनको करवा चुके हैं, और ऐसे भी वही सब एक ही है तो सब लोग जानते भी हैं। अब बैठ कर किए जाने वाले आसनों के बारे में देखते हैं कौन कौन से आसन पढ़ने हैं। पश्चिमोत्तान आसन, सुप्त वज्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, बद्ध कोणासन, पद लिखा है, बद्ध कोणासन, मेरुदंडासन, आकर्ण धनुरासन, गोमुखासन। करते हैं सब लोग। पश्चिमोत्तान आसन करते हैं,
जमीन पर दंडासन में बैठ जाए, पांव फैलाकर। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। स्पाइन को लेंथनिंग करना है। दोनों हाथों से पांव के अंगूठों को पकड़े, सिर को घुटनों के आगे लगाना है। हालांकि ग्रंथ में घुटने पर लगाने की बात आती है, लेकिन आगे लगाना है। रीढ़ की हड्डी को आगे खींचने का प्रयत्न करें। चूंकि प्रैक्टिकल क्लास है ये, मतलब कहने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकली 10th यूनिट में है। श्वास प्रश्वास को अपनी क्षमता अनुसार रोकेंगे, या फिर नहीं रोक सकते तो श्वास को नॉर्मल कर लें। श्वास प्रश्वास नॉर्मल करके अनुसार रुकेंगे, फिर श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे। ठीक है, आइए, ये तस्वीर है, सब लोग करते ही हैं। ये बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा और आगे खींचना चाहिए। भोलेंद्र जी। सर जी, अगर ग्रंथ के हिसाब से पूछेंगे तो उसमें तो सिर को घुटने के ऊपर लगाने का कहा है। हाँ, अगर तो सिर को ग्रंथ का नाम नहीं है तो फिर हम ये वाला प्रैक्टिकल वाला फॉलो करेंगे कि मान लीजिए ऑप्शन में वो दोनों दे देता है। हाँ, तब तो सिर को अगर घुटने ऐसा देना नहीं चाहिए, मेरा मानना है, दे देता है तो हम जो है उसको सर एनटीए कंफ्यूज बहुत करता है, वो एनटीए का काम बहुत ही यही करता है। है। तब तो हम प्रैक्टिकल में तो सब लोग ऐसे ही कराते हैं, किसी भी परंपरा में करो, सब लोग हाँ घुटने नहीं के ये आगे। ठीक है, पेट की चर्बी कम होती है इससे, ये तो ग्रंथ में भी कहा गया है। और उदर कार्सन कहा गया है। कब्ज दूर होता है, मोटापा दूर होता है, अपच दूर होता है, वीर्य संबंधी समस्या ठीक होती है, पेट के अंगों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, ये भी कहा गया है। किसको नहीं करना? पेट का अल्सर हो तो अभ्यास ना करें, कमर का दर्द हो, साइटिका हो, स्लिप डिस्क हो तो भी अभ्यास ना करें, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग सुप्त वज्रासन में। सुप्त वज्रासन में कहा गया वज्रासन में बैठ जाए। सुप्त वज्रासन यही है, एक तो वज्रासन में बैठ गए फिर चले गए, ऐसा। सुप्त वज्रासन में कहा गया दोनों कोहनी को पीठ के पीछे जमीन पर लगाना है वज्रासन में बैठ करके, फिर धीरे धीरे कोहनी के सपोर्ट से जाना है, और दोनों पाँव में इतना गैप रखना है कि आपका हिप्स जो है नीचे आ जाए, जमीन पे आए। अब दोनों हाथों को बाद में फाइनल पोस्चर हो जाए तो जंघा पर रखना है, या नहीं फिर क्रॉस करते हुए सिर के पीछे भी रख सकते हैं। उत्तान मंडूक जो आसन करते हैं उस स्थिति में रोक सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास में 30 सेकंड 10 से 30 सेकंड तक रुके, फिर जो है आराम से कोहनी के सपोर्ट से ही फिर हम वापस आएंगे, कोहनी के सपोर्ट से ही वापस आएंगे। लाभ क्या है? उदर की पेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज दूर करने में मदद करता है, रक्त संचार सुधार करता है, पीठ दर्द में आराम मिलता है। सावधानी है, पेट के विकार हो, ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो अभ्यास नहीं करेंगे, कूल्हे में दर्द हो तो अभ्यास नहीं करेंगे। और एक चीज कई जगहों पर छूटा हुआ है, गर्भवती महिलाओं को करना या नहीं करना, जिसमें भी पेट पे खिंचाव आएगा वो नहीं करेंगे अभ्यास, कम से कम आगे खिंचाव वाला। पीछे को तो एक बार थोड़ा सा खिंचाव दे भी सकते हैं, ऊपर तो हल्का हस्तोत्तान आसन, हल्का ही वो भी, और कई बार तो उष्ट्रासन भी कर ही लेते हैं, उतना खिंचाव दे लेते हैं हम लोग, लेकिन आगे झुकने वाला अभ्यास नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो कई जगहों पर नहीं लिखा है, वो सब लोग जानते हैं, उस हिसाब से देख लीजिएगा। पेट के विकार हो तो अभ्यास नहीं करेंगे, कूल्हे में दर्द हो तो अभ्यास नहीं करेंगे, या डॉक्टर की सलाह से अभ्यास करेंगे। अब हम लोग आते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। चूंकि मत्स्येंद्र जी के नाम पर, योगी मत्स्येंद्र नाथ जी के नाम पर पड़ा हुआ इस आसन का नाम। मत्स्येंद्र आसन आम आदमी के करने के बस की बात नहीं होती है, सभी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं, तो आम लोगों के लिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन रखा गया है, सिंपल वाला। तो अब यहाँ आते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन में। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में पहले दंडासन में बैठ जाते हैं, दोनों पांव को थोड़ा मोड़ते हैं, और एक पांव को क्रॉस करते हुए, राइट लेग को क्रॉस किया लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड का जो पार्श्व है नितंब का, उसके पार्श्व में टच करते हैं, और दूसरा जो पांव है, जैसे राइट को टच किया तो लेफ्ट वाला उठा करके राइट घुटने के साइड में रखते हैं। कई जगहों पर कहा गया है कि पंजा अंदर रहता है, कई जगहों पर कहा गया थोड़ा पंजा बाहर निकाल के रखना है, दोनों बातें आती हैं इसमें। फिर उसके बाद अपोजिट करना है, क्रॉस करना है बॉडी को, पेट को थोड़ा सा अंदर निकालते हुए, लेफ्ट लेग अगर राइट साइड में है तो राइट हैंड को फंसाएंगे लेफ्ट से, और राइट हैंड से लेफ्ट पंजे को, मेटाटार्सल को पकड़ लेंगे, और फिर जो अपोजिट हैंड है, लेफ्ट वाला हैंड है, उसको पीठ के पीछे लेकर जाते हैं, मोड़ते हुए, पीठ के पीछे मोड़ते हुए लेकर जाते हैं, और गर्दन भी पीछे की तरफ देखते हैं, ट्विस्ट करते हैं पूरी तरीके से, अपनी क्षमता अनुसार रुकते हैं,
फिर आराम से श्वास लेते हुए वापस आ जाते हैं, पहले गर्दन को वापस लाते हैं, फिर कंधे वाले पोर्शन को वापस लाते हैं, फिर टमी वाले स्टमक वाले पोर्शन को आगे लाते हैं, एब्डोमिनल पोर्शन को आगे सामने करते हैं। ट्विस्टिंग खोलने का भी ये तरीका है, जाते समय पहले पेट की ट्विस्टिंग, चेस्ट की ट्विस्टिंग, फिर गर्दन और सिर की ट्विस्टिंग। वापस आते समय पहले गर्दन को वापस लाएंगे, फिर कंधे को, फिर पेट, फिर छाती, फिर पेट को लाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए, जैसे गए थे वैसे लाते हैं। अर्ध मत्स्य आसन का लाभ क्या है? एड्रिनल ग्रंथि के लिए लाभकारी है, किडनी, लिवर, स्प्लीन के लिए लाभकारी है, कब्ज, दमा, अपच और मोटापे से राहत मिलती है, रीढ़ और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, कंधों, कूल्हों और गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करता है, डायबिटीज के रोगियों के लिए कहा गया बहुत लाभदायक, स्प्लीन पर बड़ा असर करता है। रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो तो डॉक्टर की सलाह से आसन को कर सकते हैं, उनकी सलाह के बिना नहीं, गर्भवती स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। वक्रासन आते हैं, वैसे वक्रासन का अभ्यास पहले आना चाहिए था, वक्रासन बाद में दिया हुआ है, क्योंकि वक्रासन का अभ्यास हो जाए उसके बाद ही अर्ध मत्स्यरासन का अभ्यास ठीक से होता है। वक्रासन का अभ्यास दंडासन में आएंगे। इन्होंने जो वक्रासन किया, वक्रासन का वेरिएशन किया हुआ है जो इस तस्वीर में दिख रहा है। दंडासन में आएंगे, सिंपल एक पांव को मोड़ेंगे, सामने ही उसी तरफ रखेंगे मोड़ करके, यानी कि राइट लेग मोड़ा तो राइट का जो मेटाटार्सल और पूरा तलवा है वो लेफ्ट वाले घुटने के पास रखेंगे, और राइट मोड़ा है तो लेफ्ट से क्रॉस करेंगे, लेफ्ट से क्रॉस करके हाथ को पीछे ले जाएंगे, चाहे तो हाथ को पीछे जमीन पे रख सकते हैं, चाहे मोड़ करके पीठ के पीछे रख सकते हैं। वक्रासन को मारीच आसन भी कहा गया, मारीच आसन, इसी के मारीच आसन के वक्रासन भी होते हैं, मारीच आसन के कई वेरिएशन होते हैं। ठीक है, आइए अब लाभ कहा गया है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। वक्रासन रीढ़ के जो नर्व्स हैं उसको भी स्वस्थ रखता है, कब्ज और अपच को दूर करता है, पैंक्रियाज को सक्रिय बनाता है, मत्स्येंद्रासन की तरह ही डायबिटीज के लिए लाभप्रद है, फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, आइए बद्ध कोण आसन में हम लोग आते हैं। बद्ध कोण आसन की स्थिति देख लीजिए। बद्ध कोण आसन तो एक तस्वीर हमने जो गर्भवती महिला है उनका भी लगाया हुआ है, एक स्वस्थ का लगाया हुआ है। ठीक है, तो दोनों के लिए ये बड़ा फायदेमंद अभ्यास है बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन, दंडासन में बैठ जाए, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़ें, दोनों पैरों की एड़ी और पंजे को मिलाएं, दोनों घुटनों को जमीन की तरफ जाने दें, दोनों घुटनों को जमीन की तरफ जाने देंगे, दोनों एड़ी को ज्यादा से ज्यादा जननांग की तरफ यानी अंदर मोड़ करके रखेंगे, और दोनों हाथों की सहायता से दोनों पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। कमर, पीठ, गर्दन को सीधी रखेंगे। नॉर्मल श्वास प्रश्वास में अपनी क्षमता अनुसार 10 से 30 सेकेंड या भद्रासन नहीं बोलेंगे सर? इसमें बद्ध कोण आसन ऐसे ही करते हैं, भद्रासन भी बोल सकते हैं, लेकिन बद्ध कोण आसन के नाम से ये प्रसिद्ध है ऐसे। ठीक है, तो भद्रासन में कहा गया है कि पकड़ करके वो भी ऐसे ही कराते ही ऐसे हैं, और भद्रासन में तितली आसन करते तो अलग बात है, लेकिन भद्रासन कहते हैं, यहाँ बद्ध कोण आसन के नाम से हम जाए। एक एक आसन के कई नाम होते हैं। ठीक है, जैसे धनुरासन है और ऊर्ध्व धनुरासन है। ऊर्ध्व धनुरासन किसको कहते हैं, कोई बता सकते हैं? ऊर्ध्व धनुरासन किसका नाम है? नहीं, चक्रासन को ऊर्ध्व धनुरासन कहते हैं। ये बद्ध कोण आसन इसको अपने ग्रंथ में, अपने सिलेबस में भी है, और ऐसे करते हुए इसको नाम दिया भी जाता है। आइए, लाभ क्या होता है? बस्ती प्रदेश को लचीला और सुदृढ़ बनाता है, किडनी से संबंधित समस्या को दूर करता है, मूत्र रोग हो लाभप्रद है, गर्भावस्था में तो बहुत लाभ जरूर करा दीजिए। वो बता तो दीजिए जो ही बोल रहे थे, वो क्या जो चीज? धनुरासन बता तो दिया। चक्रासन को क्या, किसको बोलेंगे? चक्रासन को, चक्रासन को। अच्छा, हाँ आइए मेरु दंडासन पर हम लोग आते हैं। मेरु दंडासन की पहले तस्वीर देख लीजिए। अलग अलग जगह अलग अलग तस्वीर आती है। ये एक तस्वीर AI जनरेटेड है, तो एक पाँव थोड़ा मोटा एक पतला ऐसे दिख रहा है। ठीक है, आइए मेरु दंडासन में दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें, दाहिने हाथ से दाहिने अंगूठे को, बाएं हाथ से बाएं अंगूठे को पकड़े,
दोनों घुटनों को सीधा करते हुए दोनों तरफ आगे ले जाए, अपनी क्षमता अनुसार फैला सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए रुके 10 से 30 सेकंड तक, पुनः घुटना मोड़ते हुए वापस आ जा सकते हैं। फायदा क्या है? रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, संतुलन की वजह से नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। सावधानी में हार्ट और बीपी के पेशेंट हैं तो सावधानी से करें, या स्लिप डिस्क के पेशेंट हैं तो वो भी ना करें। हार्ट बीपी वाले बिना डॉक्टर से दिखाए ना करें, या ना ही करें, ना में ही इनका आएगा। आकर्ण धनुरासन में आएंगे। आकर्ण धनुरासन ये हमने मोरारजी देसाई का ही प्लेट उठाया है। आकर्ण धनुरासन की स्थिति देखिए, आकर्ण धनुरासन, इसका सीधे लाभ पर हम लोग आ जाते हैं। जांघ, कुल्हा और हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है, जंघा की मसल्स, उसको मजबूत करता है। रीढ़ की हड्डी पर भी प्रभाव डालता है कि स्पाइन को आपको सीधा रखना पड़ता है, उस पर भी प्रभाव डालता है। कंधों और भुजाओं को सशक्त करता है, कब्ज और अपच को दूर करता है, पैरों का लचीलापन बढ़ाता है और पेल्विक मसल्स, पेल्विक एरिया, श्रोणि प्रदेश में खिंचाव लाता है। ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं गोमुख आसन में। सभी लोग करते हैं गोमुख आसन। गाय के मुख के समान आसन होता है, दोनों घुटना एक दूसरे के ऊपर, और जो घुटना है जनरली वही हाथ ऊपर आता है, दूसरा हाथ पीछे से लॉक हो जाता है। और हालांकि दूसरे विधियों में अलग हाथ का पोजीशन अलग बताया गया, खैर छोड़िए, जो पारंपरिक है हम उसी में आते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है, और जो कोहनी है, कोहनी को धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि सिर के पीछे पूरी तरीके से कोहनी आ जाए, और सिर से कोहनी को थोड़ा प्रेस करेंगे तो स्पाइन अपने आप खिंचती है, पीछे की तरफ स्पाइन सीधी होती है, गाय के मुख की आकृति बन जाती है। पीठ और बांह की मांसपेशियों को मजबूत करता है। एक तो ये है। कूल्हे और उसके नीचे के हिस्से में दर्द हो रहा हो तो राहत मिलती है। ठीक है। रीढ़ को सीधा रखने में मददगार आसन है। गठिया, बवासीर में भी लाभ होता है। कंधे की जकड़न खत्म होती है। गर्दन दर्द से आराम मिलता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में फायदेमंद है ये। लाभकारी है फेफड़े के लिए, क्योंकि हाथ ऊपर जा रहा है तो लंग्स के लिए, फेफड़ों को भी मजबूत बनाता है, श्वसन बेहतर बना रहता है। ठीक है, इतनी बातें कही गई। फिर सावधानी भी इसमें बताया गया है। सावधानी में कहा गया, हाँ बताइए अभिलाष सर। सावधानी में कहा गया है, सर इसको मधुमेह में भी लाभकारी बताया जाता है। मधुमेह, मधुमेह के लिए डायबिटीज। लिखा तो नहीं है लेकिन होगा ही, तो कुछ खिंचाव तो आ रहा है, तो हो सकता है होगा, इसमें नहीं लिखा है। खूनी बवासीर से परेशान हो तो ना करें, तो ना करें, ध्यान दो। साथ ही फ्रोजन शोल्डर है तो कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह और योगा टीचर के निर्देशन में ही करना है। ठीक है, आइए अब आगे और बढ़ाएं इसको, यात्रा को। नहीं सर, आज हाथ जोड़ते हैं प्लीज सर। नहीं सर। उर्मुख श्वान आसन। आज सच्ची में थके हुए हैं सर। भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, उर्मुख श्वान आसन और मकरासन, इतना ही है, ज्यादा है नहीं। अभी आज इतना कर लें क्या, थोड़ी देर और, अभी तो है
पाँच 10 मिनट ले सकते हैं, ज्यादा नहीं। आइए, ठीक है, आइए, इतना सा ले लेते हैं। आप लोग अच्छे हो, मान जाओगे, मेरी रिक्वेस्ट को मान लो, बहुत अच्छे हो। थैंक यू, आप लोगों ने इजाजत दे दी। आइए, पेट के बल किए जाने वाले आसन, जिसमें हमारे सिलेबस में कहा गया है भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। ऊर्ध्वमुख श्वानासन कोई पर्वत आसन, ऊर्ध्वमुख होता है, भुजंग आसन को ऊर्ध्वमुख आसन कहते हैं। भुजंग में थोड़ा सा कम झुकते हैं, ऊर्ध्वमुख में ज्यादा झुकते हैं, बस यही, ज्यादा ऊपर चले जाते हैं ये। फिर मकर आसन कहा गया। तो सबसे पहले भुजंग आसन है। भुजंग आसन लाभ जानते कितना करना है, तो नाभि से ऊपर तक के हिस्से को ऊपर उठाकर रखना है, नाभि से नीचे तक का हिस्सा जमीन पर चिपका कर रखना है। सीधे लाभ हम लोग देखते हैं। पीठ दर्द के में बहुत लाभदायक है। पीठ दर्द के साथ साथ जो स्लिप डिस्क वगैरह है तो उसमें भी बहुत लाभप्रद है। श्वास नली से संबंधित समस्या हो तो उसमें भी लाभप्रद है। एक चीज ध्यान दीजिए, देख रहे हैं इसमें मेरे कंधे की स्थिति पीछे की तरफ खींचा हुआ, बहुत सारे लोग करते हैं और कंधा जो है ऐसे कर लेते हैं आगे की तरफ, क्या ही फायदा है। कंधा पीछे की तरफ होना चाहिए, कोहनी शरीर से चिपकी हुई होनी चाहिए, ये भी ध्यान देंगे। तनाव को कम करता है, पेट की अतिरिक्त चर्बी को भी घटाता है और कब्ज को भी दूर करता है। सावधानी में कहा गया, पेट की सर्जरी होने पर 2-3 महीने के बाद अभ्यास कर सकते हैं, या फिर बड़ी सर्जरी है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। हर्निया पेशेंट बिल्कुल ना करें, अल्सर की समस्या है तो ना करें, ठीक है। अब आएंगे अगला शलभ आसन। शलभ आसन को कौन सा कहते हैं, इसको ग्रास हुपर पोज भी कहते हैं। ग्रास हुपर, ये तो एक कीड़ा होता है ना ग्रास हुपर, वो ऐसे ही टांग उठा के रखता है। तो एक बार मैंने उसकी फोटो खींची थी कि लगाऊंगा, वो मिला नहीं, अभी तो ढूंढूंगा तो फिर लगाऊंगा। तो ये है ग्रास हुपर पोज, यानी शलभ आसन है। मकर आसन की स्थिति में लेट जाए, थोड़ी को जमीन पर टिकाए, दोनों हाथ पीछे करते हुए जमीन पर रखें, श्वास अंदर खींचे, दोनों पैर को हवा में, एक वितस्ती ऊपर ग्रंथ में लिखा है तो हमने यहाँ पर जानबूझ के लिख दिया एक वितस्ती ऊपर उठाए हुए। हालांकि व्यवहार में कहा जाता है अपनी क्षमता अनुसार ज्यादा भी उठा सकते हैं, लेकिन एक वितस्ती ग्रंथ में कहा गया। सामान्य श्वास में 10 से 30 सेकंड रुके। साइटिका में बहुत फायदेमंद होता है, खास करके एक एक पाँव को उठा करके करते हैं, फिर दोनों पाँव। जांघों और नितंबों के अतिरिक्त फैट को कम करता है, मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है, शरीर के वजन को नियंत्रित करता है, पेट के अंगों को लाभ पहुंचाता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। सावधानी, कमर में अधिक दर्द हो और पता चला साइटिका में अच्छा है, बहुत ज्यादा दर्द है तो नहीं करना है, चिकित्सक की सलाह के बाद ही करना है। क्योंकि पता चला जख्म है तो उस समय आसन ऐसे ही मना किया जाता है। उच्च रक्तचाप में नहीं करना है, अल्सर है नहीं करना, हर्निया के पेशेंट बिल्कुल ना करें। अब आते हैं धनुरासन में। धनुरासन की तस्वीर देखिए, ढूंढ ढूंढ के लगाया हुआ है। धनुरासन का अभ्यास है, पेट के अंगों पर प्रभाव डालता है। धनुरासन हम लोग जानते ही हैं, पेट के बल लेटना है, यानी मकर आसन की स्थिति में लेट जाएंगे, धीरे धीरे दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, हाथ से एंकल को पकड़ना है, धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, सिर को, चेस्ट को, फिर पेट को ऊपर उठाएंगे अपनी क्षमता अनुसार। फल में कहा गया पेट के अंगों की मालिश करता है, उस पर प्रभाव डलता है। यकृत यानी लिवर और स्प्लीन यानी प्लीहा को स्वस्थ बनाता है, इसी कारण मधुमेह में भी लाभदायक है यकृत और प्लीहा। पीठ की मांसपेशियों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है, पीठ की मांसपेशियों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। रीढ़ की हड्डियां लचीली होती है इससे, पीठ दर्द दूर करने में मददगार है, कब्ज और अपच में भी लाभदायक है। झुकी हुई पीठ जिसकी होती है, आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, कंधों को सीधा करता है। अगर भुजंग आसन में कंधे ऐसे होते हैं, इस आसन होती है कंधा अपने आप पीछे की तरफ जाएगा। हाँ, किसी की नाभि टल जाती है, अगर ये आसन करने की स्थिति में है तो करा दीजिए, तो बहुत हद तक इससे लाभ मिलता है। साथ ही उत्सर्जन और प्रजनन अंग जो है उसको भी स्वस्थ बनाए रखता है। 2 ग्लैंड की चर्चा है, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड को भी सक्रिय करता है। थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड दोनों को सक्रिय इन द सेंस कि उसको स्वस्थ बनाता है। सावधानी इसमें भी, चूंकि पेट खींच रहा है, हर्निया के पेशेंट नहीं करेंगे। पेप्टिक अल्सर है, पेट में कोई दिक्कत है, नहीं करेंगे। ड्यूडेनम में अल्सर है, नहीं करेंगे। कोलाइटिस है यानी कि बड़ी आंत में सूजन है, नहीं करेंगे। उच्च रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, नहीं करेंगे। अब आते हैं ऊर्ध्वमुख श्वान आसन। भुजंग आसन का ही रूप है, भुजंग आसन भी कहते हैं, ऊपर उठ जाना, ऊर्ध्वमुख ऊपर की तरफ मुख करना, भुजंग आसन इसको कहा जाता है, ऊर्ध्वमुख श्वान आसन। लाभ देखते हैं इसका, यह मुद्रा पीठ की पेशियों को मजबूत बनाता है,
स्लिप डिस्क में लाभप्रद है, पीठ दर्द को ठीक करता है, भुजंगासन के जैसा है, रीढ़ को लचीला बनाता है, गर्भाशय को स्वस्थ बनाता है, क्योंकि ज्यादा ऊपर खींचते हैं तो नीचे तक खिंचाव जाता है, मासिक धर्म संबंधी रोगों में भी लाभदायक है। हर्निया के पेशेंट ना करें, हाई बीपी ना के पेशेंट ना करें, गर्भवती महिलाएं भी ना करें, भुजंगासन भी गर्भवती महिलाएं नहीं करें। हम आते हैं मकर आसन में। मकर आसन तो सब लोग करते होंगे। मकर आसन दो तीन तरीके से किया जाता है। सिंपल मकर आसन है, थोड़ा सा सर्वाइकल और कमर दर्द पर भी प्रभाव आ जाए तो हाथ को ऐसे करके भी कर सकते हैं, ये डबल लाभ देता है दूसरा वाला। तो मकर आसन लाभ सीधे देख लेते हैं हम लोग। इसमें बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में श्वसन के लिए कहा गया, सहज लयपूर्ण श्वसन करें, श्वास लेते समय अपनी सजगता को मेरुदंड में टेल बोन से गर्दन तक लाए। एक खास बात थी इसलिए हमने लिखा, श्वास छोड़ते समय गर्दन से टेल बोन तक ले जाएं। कल्पना करें कि मेरुदंड में श्वास ऊपर से नीचे आ रही है, जा रही है। समझ में आया बात? जब मकर आसन में लेट गए तो जब श्वास आ रही है तो टेल बोन से कोशिश महसूस करें, टेल बोन से श्वास भरते 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 ऊपर तक आ रही है, गर्दन तक आ रही है। श्वास छोड़ते छोड़ते सजगता कहाँ? गर्दन से नीचे टेल बोन की तरफ ले जाएंगे, ऐसे सजगता ऊपर नीचे घुमाएंगे इस दौरान। ठीक है, ये इसमें खास बात कही गई। लाभ कहा गया स्लिप डिस्क में बहुत लाभमंद लाभकारी है, साइटिका में लाभकारी है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो उसमें लाभकारी है, दमा और फेफड़े के रोग हो तो उसमें भी लाभकारी है, फेफड़े के लिए बहुत फायदेमंद है। कोविड के दौरान में पेट के बल लिटाने वाले अभ्यास कराया जाता था पेशेंट को, तो उसका कफ बहुत बाहर निकलता था, ब्रीदिंग ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता था पेट के बल लेटने से। और खास करके पेट के बल लेट जा रहे हैं या रैबिट पोज में लेट करके बड़ा फायदा होता था पेशेंट को। ये डॉक्टर्स ने किया था उस दौरान, कई वीडियो आए थे। श्वास की सजगता के साथ यह आसन करना चाहिए, इससे फेफड़ों में अधिक वायु प्रवेश होता है। आइए अब पीठ के बल वाला तो हमने वादा किया था तो इसको छोड़ देते हैं, पीठ के बल वाला छोड़ देते हैं। आइए आप लोग कहेंगे इन तक काफी